इजरायल और हमास के बीच ताजा संघर्ष के दौरान गजा के फिलिस्तीनी घरों में बंद थे क्योंकि बाहर निकलने पर जान जाने का खतरा था। संघर्ष विराम होने के बाद ही वे बाहर निकले ताकि यह देख सके कि इजरायल ने क्या क्या किया है। लोग कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो चुके उस इमारत के मलबे को देखने जुट गए जिसे इजरायल ने जमीनों-दोज कर दिया। कुछ जगहों पर सड़कें इसी तरह के मलबे से बंद हो चुकी थी। बुलडोजर चलाने वाले लगातार काम कर रहे थे। हालांकि इन सब से ऐसा कुछ नहीं था जो चौंकाने वाला हो। इस संघर्ष के दौरान जो कुछ हुआ उसे टीवी चैनलों में भरपूर कवर किया गया, मगर इंसान चाहता है कि वह एक बार फिर अपनी आंखों से देख ले। इजरायली नेता और सैन्य कमांडर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमास और गजा में सक्रिय दूसरे छोटे गुटों के आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यहाँ इमारतों को हुआ नुकसान साफ नजर आता है, मगर गजा के सशस्त्र समूहों के समर्थकों के मनोबल की बात किया जाए तो 11 दिनों के युद्ध के बाद उनका मनोबल न सिर्फ बना हुआ है बल्कि यह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जमीन के नीचे बनाए गए सैन्य ठिकानों को तो नहीं देख पाया, मगर चर्चा है कि हमास इस बात से हैरान है कि इजराइल कैसे एकदम सुरक्षित माने जाने वाले अंडरग्राउंड ठिकानों में बैठे लोगों को निशाना नहीं बना पाया। गजा के कस्बे खान यूनस में भी उन 9 लड़ाकुओं के जनाजे में शामिल हुआ जो सुरंगों के नेटवर्क के उस हिस्से में मारे गए थे जिस पर इजराइल ने निशाना साधा था। थमसा गया था। हजारों लोगों ने खेल के मैदान पर दुआ की और जब फिलिस्तीनी झंडों के लिपटे सबों को कब्रिस्तान की ओर ले जाया गया तो वे नारे लगते रहे। अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब दोनों देश इजराइल और हमास दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इजरायली नेता गिना रहे हैं कि किन इमारतों को तबाह किया गया, हमास के किन कमांडरों और लड़ाकू को निशाना बनाया गया, मारा गया। इसके साथ ही इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम की कामयाबी की भी बात की जा रही है। सबसे पहले तो हमास अपना वजूद कायम रखने को जीत के तौर पर देखता है। जिस दिन संघर्ष विराम हुआ उस दिन गजा में हमास के नेता यहाँ सिरवार सामने आए जो अब तक छिपे हुए थे। हालांकि हमास को इस बात का भी संतोष है कि उसे राजनीतिक रूप से भी फायदा हुआ है। गजा में केंद्र से लगभग 96 किलोमीटर दूर यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हमास के समर्थन में नारे गूंजना आम बात है। हमास फिलिस्तीनियों को यह संदेश देने में सफल रहा है कि वह यरूशलेम पर उनके हक के लिए लड़ने और बलिदान करने के लिए तैयार है। इजराइल कहता है कि पूरा का पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है और इसे बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के विचार अलग हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फिलिस्तीनियों के नेताओं के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। वह PLO और फिलिस्तीनी प्रशासन का नेतृत्व करते हैं जिसका काम इजराइल के कब्जे वाले इलाके के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी संभालना है। 1990s के ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्रशासन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार में तब्दील होना था, लेकिन अब यह समझौता लगभग अप्रभावी हो गया है। हालांकि राष्ट्रपति के काम को लेकर फिलिस्तीनी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मई में होने वाले चुनाव रद्द करवा दिए हैं। माना जा रहा था कि इन चुनावों में उनकी हार होती है, लेकिन फिलिस्तीनी 2006 के बाद से ही राष्ट्रपति या किसी भी विधानमंडल के लिए वोट नहीं कर पाया है। इस बीच हमास का यह संदेश देना कि वो लोग आखिरी दम तक यरूशलेम के लिए लड़ेंगे उन फिलिस्तीनियों के दिल में उतर गया जो राष्ट्रपति अब्बास से नाराज थे। फिलिस्तीनी इस बात से नाराज हैं कि इजराइल की कब्जा की गई जमीन पर यहूदियों को बसाए जाने को अब्बास रोक नहीं पाए, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। संघर्ष विराम के बाद इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब फिर से अपने राजनीतिक वजूद को बचाने रखने की लड़ाई में जुट गए हैं। हमास के साथ 11 दिन तक हुए संघर्ष से पहले भी वह यही कर रहे थे। नेतन्याहू पर मुकदमा चल रहा है और आरोप इतने गंभीर हैं कि वह अपने पूर्ववर्ती यहूद
ओलमर्ट की तरह भ्रष्टाचार के लिए जेल जा सकते हैं। 10 मई को जब हमास में नाटकीय ढंग से यरूशलेम पर मिसाइल दागकर संघर्ष तेज कर दिया गया, उस वक्त नेतन्याहू अपना पद गंवाने के बेहद करीब थे। इजराइल में 2 सालों में 4 चुनाव हुए और चारों में किसी को निर्णायक बहुत नहीं मिल पाया है। ऐसे में नेतन्याहू अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। लगभग 1 महीने तक कोशिशें करने के बाद भी नेतन्याहू संसद में 61 वोट हासिल करने लायक गठबंधन बनाने में असफल रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी यार लापिड यह ऐलान करने से कुछ दिन या शायद कुछ घंटे ही दूर थे कि उसके पास सरकार बनाने लायक वोट है, लेकिन संघर्ष शुरू होने के कारण लापिड की योजना खटाई में पड़ गई। अभी भी उनके पास बहुमत लायक वोट जुटाने का समय है, मगर माना जा रहा है कि शायद वह सफल नहीं हो और 5वीं बार चुनाव करवाना पड़े। वहीं इजराइल के सामने एक और चुनौती है। यहूदी बहुसंख्यकों और 20% आबादी वाले फिलिस्तीनी अरब अल्पसंख्यकों के बीच सह अस्तित्व और भाईचारे की भावना खत्म हो गई है। नेतन्याहू के ध्रुवीकरण वाले बयान और अतिवादी यहूदी राष्ट्रवादियों से करीबी बढ़ाने से हालात और खराब हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच पहले हुई लड़ाइयों की तरह ही इस बार भी संघर्ष विराम भी एक अल्पकालीन ठहराव है। ना तो इससे विवाद सुलझा है और ना ही दोनों पक्ष शांत है। युद्ध विराम कितना अस्थायी है इसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक उकसाने वाले कोई घटना नहीं हो जाती। यह घटना गजा से रॉकेट का दागा जाना या फिर यरूशलेम में फिलिस्तीनियों पर इजरायली पुलिस की हिंसा भी हो सकती है, या फिर मुकदमा इस संघर्ष विराम का इम्तिहान ले सकता है, जिसमें कब्जाए गए पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा जिले के में आकर बसे यहूदी समूह की ओर से यहाँ रहने वाले फिलिस्तीनियों को उनके घर के बाहर निकालने की मांग पर है। वहीं यरूशलेम में हिंसा की शुरुआत ही इस आशंका को लेकर हुई थी कि फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घर से निकाला जा सकता है और यहाँ पर और यहूदी आकर बस सकते हैं। ऐसे मामले में अदालत ने अपने फैसले को इसलिए टाल दिया था ताकि हालात को शांत किया जा सके, मगर ये केस बंद नहीं हुआ। इसमें फैसला तो आना ही है। इसमें इस संघर्ष विराम के लिए पहली बड़ी चुनौती इजरायली अदालत की ओर से है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।